नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी में वो हो रहा है जो अक्सर इस दल में तो होता नहीं है। बीजेपी को लेकर एक आम धारणा यह है, यहाँ पर अनुशासन सर्वोपरि होता है। अगर कोई पार्टी गाइडलाइन से बाहर जाता है या फिर परंपराओं से बाहर जाकर कुछ कहता और करता हुआ दिखता है तो उसको दंडित किया जाता है या फिर चुप करा दिया जाता है। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव को लेकर शायद इन नियमों में या तो ढील दी गई है या फिर ये लोकल नेता जो टिकट के दावेदार हैं ये किसी की सुन नहीं रहे हैं। केदारनाथ में स्थानीय नेताओं में चल क्या रहा है इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले तीरथ सिंह रावत पर आए एक नए अपडेट को जान लेते हैं। तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले कई दिन से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में है। तीरथ सिंह रावत ने 17 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इसके बाद कई जगह पर बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिले और बैठक की। इस दौरान उनके स्वागत की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। उनकी केदारनाथ विधानसभा में उपस्थिति से संदेश ये गया वो टिकट की दौड़ में है और पार्टी हाईकमान को संदेश दे रहे हैं। देहरादून में राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि तीरथ सिंह रावत बीजेपी के बी प्लान में शामिल है। उनको वहां पर उतारा जा सकता है किसी विशेष परिस्थितियों में। जब मीडिया ने तीरथ सिंह रावत से केदारनाथ उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा, केदारनाथ से चुनाव लड़ने की अटकलों को उन्होंने सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ना तो वो दौड़ में है और ना ही केदारनाथ से उम्मीदवारी को लेकर मेरी कोई पार्टी के भीतर चर्चा हुई है। तीरथ सिंह रावत ने मीडिया को मना तो कर दिया, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल बाकी है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत एक सीनियर नेता है, वो सांसद रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इसीलिए वो जानते हैं कब कहां क्या बोलना है। माना यह जा रहा है अगर कांग्रेस केदारनाथ में किसी हैवीवेट उम्मीदवार को लेकर आ जाती है तो बीजेपी के पास ये जो 9 नाम है जो पैनल में भेजे गए हैं, पार्टी की प्रदेश इकाई ने हाईकमान को जो भेजे हैं, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को जो भेजे हैं, इनमें से कोई भी नाम टिक नहीं पाएगा। अगर कोई बड़ा नाम आ जाता है तो वह मुकाबला कर नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि केदारनाथ बीजेपी के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट है। यहां पर बीजेपी हारती भी रही है, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हारते जीतते रहे हैं। इसीलिए अगर कांग्रेस की ओर से बड़े नेता में से किसी एक पर राय बन जाती है और अगर मान लिया जाए हरक सिंह रावत ही चुनाव मैदान में उतार दिए जाते हैं तो उनके मुकाबले में तीरथ सिंह रावत जैसे बड़े नेता को उतारना मजबूरी हो जाएगी बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल यह जानते हैं केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम का असर केवल देहरादून तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसके परिणाम का असर दिल्ली तक जाएगा। यह चुनाव और इसका परिणाम देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा संदेश देगा। इसीलिए बीजेपी के बी प्लान में तीरथ सिंह रावत शामिल है और अगर कोई ब्राह्मण नाम ढूंढने की जरूरत पड़ गई तो कुछ और नामों को भी टटोला जा रहा है। यह बात इस वक्त देहरादून के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में है। अब रही बात केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी के टिकट के दावेदारों में छिड़े घमासान को लेकर, तो अभी 2 दिन पहले केदारनाथ की दिवंगत विधायक शेला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में ऐश्वर्या रावत के साथ कुलदीप रावत बैठे हैं। ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत दोनों का नाम उम्मीदवारों के उस पैनल में है, उम्मीदवार जो संभावित उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार के दावेदार है उस पैनल में है, जो पैनल बीजेपी की प्रदेश इकाई ने दिल्ली में भेजा है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ऐश्वर्या रावत ने लिखा है, आज मेरे देहरादून निवास पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता केदारनाथ से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई कुलदीप रावत से भेंट हुई और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के संबंध में सार्थक चर्चा हुई। जब चुनाव का काल चल रहा होता है तो उस वक्त एक एक बयान, एक एक तस्वीर और एक एक मुलाकात के मायने होते हैं। इसीलिए ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत की मुलाकात के यह मायने निकाले जा रहे हैं। अगर बीजेपी का टिकट दोनों के हाथ से निकल जाता है तो पार्टी को यह समझना चाहिए हम एक साथ हैं, और अगर हम एक साथ हैं तो किसी दूसरे को टिकट देने पर हम भारी पड़ सकते हैं। हम बड़ा खेल करने की हैसियत में हैं। हम में से कोई एक भी निर्दलीय चुनाव लड़ गया तो समीकरण बीजेपी के वहां पर बदल सकते हैं। इस तस्वीर के और इस पोस्ट के ये मायने निकाले जा रहे हैं। ये एक थ्योरी बन रही है और मैं अपनी इस थ्योरी के पक्ष में एक और बात रखना चाहता हूं। ऐश्वर्या रावत ने 3 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक तस्वीर डाली जिसमें उन्होंने यह बताया केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सदस्यता अभियान में वो नंबर 1 पर रही है। उसने 1853 मेंबर बनाए, जबकि आशा नोटियाल
ने वहां पर 1688 मेंबर बनाए और दूसरे नंबर पर रही, जबकि चंडी प्रसाद केवल 1067 मेंबर बनाकर तीसरे नंबर पर रहे। ऐश्वर्या रावत बहुत ही साफ साफ संकेत दे रही है। वो कह रही है आशा नोटियाल और चंडी प्रसाद से तो वो बहुत आगे है। आप खुद ही सोचिए, बीजेपी में क्या कोई टिकट का दावेदार इस तरह से पार्टी के ही दूसरे टिकट के दावेदार को अपने से कमतर दिखाने के लिए इस तरह की पोस्ट करता है, इस तरह के आंकड़ों का खेल करता है? अगर यह पोस्ट किसी कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार ने की होती तो मैं मान भी लेता कि वहां पर ऐसा होता रहता है, क्योंकि कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी में ऐसा कम ही होता है, वो भी एक उपचुनाव को लेकर। और अगर ऐश्वर्या रावत के पार्टी मेंबर बनाने के आंकड़ों को टिकट का आधार मान लिया जाए तो फिर तो सदस्यता अभियान का पहला चरण जब पूरा हुआ था तो बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से अधिक मेंबर बनवा चुके थे। इस तरह से तो वह कह सकते हैं बीजेपी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बनने के लिए तो वो अधिक काबिल है, वो अधिक दावेदार है, क्योंकि उन्होंने महेंद्र भट्ट को सदस्यता अभियान में पीछे छोड़ दिया है। दरअसल केदारनाथ में बीजेपी के सामने एक दिक्कत ये आ रही है, जो लोग वहां पर लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको अपनी सीट छीन जाने का डर सता रहा है। माना यह जा रहा है बीजेपी जिसको भी उपचुनाव में टिकट देगी उसी को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट दिया जाएगा। इसीलिए सालों से वहां पर काम कर रहे नेताओं को अपनी राजनीतिक जमीन छीन जाने का खतरा लग रहा है, वे उनमें डर पैदा हो रहा है। इसीलिए बीजेपी के टिकट के दावेदार हर संभव कोशिश पर उतारू हो गए हैं। अब देखना होगा बीजेपी इन हालातों को कैसे संभालती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।